हर रिश्ते की अहमियत होती है। मनोरमा दीदी की सोसाइटी में बड़ा ही मान सम्मान था। वो अपने सामाजिक कार्यों और समाज सेवा के लिए जानी जाती थी। आज उनके घर पर हल्दी कुमकुम कार्यक्रम था। हम सब सोसाइटी वालों को उन्होंने बुलाया था। हम सब सहेलियां सुबह से ही उत्सुक थे, क्योंकि समाज सेवा के साथ वो किसी त्योहार को नहीं छोड़ती थी। हर त्योहार को मनाना उन्हें अच्छे तरीके से आता था। साथ ही वो योगा टीचर भी थी। मैं आराध्या, मेरा वजन दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। मैंने उनकी क्लास ली और 2 महीने में ही मेरा वजन भी कम हुआ और मेरा स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। अब हम सबका एक समूह बन गया था। हम एक दूसरे के घरों में सुख दुख पर भी जाने लगे थे। शाम को हम सब मिलकर उनके घर पर गए। घरों के फूलों से सजाया हुआ था और वो भी मराठी साड़ी और गहनों में बहुत ही सुंदर लग रही थी। वहां कमरे में उनकी सास भी बैठी हुई थी, जिनकी उम्र 75 के करीब लग रही थी, पर वो अधिकतर बीमार रहती थी। उन्होंने हम सबको बैठाकर हल्दी कुमकुम किया। तभी दरवाजा खुला और एक अंकल अंदर आए। मनोरमा दीदी ने उन्हें भी बैठने को कहा। मुझे लगा वो मनोरमा जी के ससुर जी हैं, पर उनकी सास के माथे पर न तो बिंदी थी और न ही हल्दी कुमकुम का तिलक था। मेरी उत्सुकता को मेरी सहेली समझ गई। आराध्या ने, मनोरमा दीदी के पापा हैं, ससुर जी नहीं हैं, और यही मनोरमा दीदी के साथ उनके ही घर पर रहते हैं। मनोरमा दीदी के पापा यही उनके साथ रहते हैं। ये तो मेरे लिए नई बात थी। इस बात की मुझे जानकारी नहीं थी। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनकी सास भी उनके साथ रहती थी। ऐसे में पापा भी, ये बात मेरे गले नहीं उतर रही थी। जब सब लोग चले गए, मैं और नंदू वहां रह गए। मैंने झिझकते हुए पूछा, मनोरमा जी, आपके पापा आपके साथ रहते हैं, तो आपकी सास को आपत्ति नहीं होती है? क्योंकि एक ही छत के नीचे समधन और समधी का साथ रहना कैसे संभव है? वो मुस्कुराते हुए बोली, आराध्या, सब संभव है, बस दिल में सेवा की भावना होनी चाहिए। मम्मी के जाने के बाद पापा बिल्कुल अकेले रह गए थे। बड़े भैया विदेश में रहते हैं और पापा भारत छोड़कर विदेश नहीं जाना चाहते थे। पापा को कई बीमारियां हैं और उन्हें समय पर दवाइयां भी लेनी होती है। कुछ दिनों के लिए मेड को रखा, पर वो उतनी देखभाल नहीं कर पाती थी जितना मैं करती थी। मन में एक दुख था कि मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पति लखन अपने काम में व्यस्त रहते थे। उनका ज्यादातर समय टूर पर निकलता था। घर में सासू माँ और बच्चे थे। बच्चे इतने बड़े तो हो गए थे कि अपना ध्यान खुद रख सकते थे, तो मैं अधिकतर पापा के पास चली जाती थी। पर शाम को होने से पहले मुझे वापस आना ही होता था, क्योंकि मेरे पास बच्चों और सासू माँ की भी जिम्मेदारी थी। इधर पर घर, उधर पापा, इन सबके बीच मैं अपने आप को भूल गई थी। लखन टूर पर गए थे तो एक दिन सासू माँ ने बुलाकर समझाया, मनोरमा, कब तक ये भागा दौड़ी करती रहोगी? इस तरह तो बहू जिंदगी नहीं चलेगी। तुम्हें इस घर के बारे में भी सोचना है और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। मैं बहुत ही बुरा महसूस कर रही थी। उस वक्त मुझे अपने लड़की होने पर बहुत ही दुख हो रहा था कि मैं चाहकर भी अपने पापा के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं अपनी सोच में थी। आगे कुछ बोलती कि उससे पहले मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम अपने पापा को यहीं बुला लो, हम सब साथ में रहेंगे, तुम्हारी भी भागा दौड़ी का समय बच जाएगा और समधी जी की अच्छे से देखभाल भी हो जाएगी। लेकिन मम्मी जी, ये कैसे संभव है? मेरे पापा यहाँ आकर कैसे रह सकते हैं? समाज और रिश्तेदार क्या कहेंगे? बहू, समाज और रिश्तेदार सिर्फ बातें बनाने के लिए होता है। जब जरूरत होती है तो इनमें से कोई भी काम नहीं आता है। अपने खून के रिश्ते ही काम आते हैं। तुम्हारे पापा के बारे में तुम्हें ही सोचना है और तुम्हें ही करना है। ये समाज और रिश्तेदार तो कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारे कितने रिश्तेदार इसी शहर में रहते हैं, पर सेवा के लिए जरूरत के समय तुम्हें अपने पापा के पास जाती हो। मेरी मानो, पापा को यहीं बुला लो। मम्मी जी, आपकी बात तो सही है, पर पापा के लिए अलग से एक कमरा चाहिए होगा।
हमें उसका इंतज़ाम भी देखना होगा। 3 कमरे हैं, उनमें से एक तो आपका, एक हमारा और एक बच्चों का है। सब कुछ मैनेज करना होगा। हाँ मनोरमा, तुम्हारी बात भी सही है। हम थोड़ा बड़ा फ्लैट ले लेते हैं, 4 कमरों वाला। फिर तो कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी मेरे मन में एक सवाल था, मम्मी जी, मैं लखन को कैसे मनाऊंगी? मनोरमा, मैंने पहले ही लखन से बात कर ली है और उसने हामी भर दी है। लखन की जिंदगी में जो अहमियत मेरी है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे पापा की अहमियत है। मैं भी किसी की बेटी हूँ। मैं ये दर्द अच्छी तरह से समझती हूँ कि जब मायके में माता पिता में से किसी एक को भी तकलीफ होती है तो सबसे ज्यादा दर्द बेटी को होता है। सबसे ज्यादा परेशान एक बेटी ही रहती है। उसका दर्द दुगना होता है। एक तो स्वाभाविक रूप से महसूस होता है और दूसरा दर्द अपने माता पिता के लिए वो दूर रहते हुए कुछ नहीं कर पाती है। ये भी दर्द उसे सताता रहता है। जब मेरी बहू और समधी जी की बेटी इस तरह से परेशान रहेगी तो घर वाले खुश कैसे रहेंगे? मेरे लिए तुम्हारी खुशी की भी बहुत अहमियत है। मम्मी जी की बातें सुनकर मुझे तो जरा भी विश्वास नहीं हुआ। खुशकिस्मत हूँ मैं जो मुझे ऐसा ससुराल मिला और ऐसी सुलझी हुई सास मिली। मनोरमा, लोग समाज सेवा करते हैं पर पहले अपने माता पिता की सेवा जरूरी है। तुम्हारे पापा को हम सबके साथ की बहुत जरूरत है। अकेलेपन की वजह से भी वो ज्यादा बीमार रहते हैं। मनोरमा दीदी अतीत से बाहर आई, बस फिर क्या था? हमने बड़ा फ्लैट ले लिया, पापा यहाँ रहने आ गए, बच्चों और हम सबके साथ उनका मन लग जाता है। तबीयत में भी सुधार हुआ है। मेरे मन में मनोरमा दीदी की सास के लिए और भी सम्मान बढ़ गया। आंटी जी, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। और मैं अपने घर चली आई। रात को अपने पति को मनोरमा दीदी की कहानी सुनाई। फिर मैंने कहा कि माँ अकेली रहती है, क्यों ना हम उन्हें यहाँ ले आए। मेरे तो कोई भाई भी नहीं है, हम बहनों को ही माँ की सेवा करनी है। लेकिन आपकी मम्मी को आपत्ति हुई तो मैंने शंका जताई। मनोरमा दीदी की सास ने कितनी अच्छी बात कही है। जो अहमियत मेरी मम्मी की मेरी जिंदगी में है, वही अहमियत तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी मम्मी की है। तुम बस पत्नी हो तो ये अहमियत बदल तो नहीं जाएगी। तुम सुबह ही अपनी मम्मी को फोन करना, हम सब उन्हें लेने के लिए चलेंगे। मेरे पति मुस्कुराकर बोले, आज मुझे समझ आ गया था कि हर रिश्ते की अहमियत होती है, चाहे वो पति की हो या पत्नी की तरफ की हो। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।